हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो इस चैप्टर का टाइटल देखिए, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ व्हाट इज दिस कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मीन्स टू कंजर्व और टू प्रिजर्व, यानी बचाना, है ना। टू कंजर्व और टू प्रिजर्व, किसे बचाना है? प्लांट्स को और एनिमल्स को, राइट। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना है, बचाना है, बट क्यों? प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, या एनिमल्स नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ठीक है, सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से बचाना है, नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों आई हमें? ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ। डिफॉरेस्टेशन, cutting down of trees, or you can say clearing of forest on a larger scale, है ना। बहुत बड़े लेवल पे पेड़ों को काट दिया जाना या फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, सिंपली हिंदी में जैसे हम बोलते हैं जंगलों की कटाई। तो अगर जंगलों की कटाई होगी तो बट ऑब्वियसली प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स कम हो जाएंगे, और प्लांट्स नहीं रहेंगे या फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो एनिमल्स भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स कम हो जाते हैं या रहेंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है ना? इसका भी कोई लॉजिक होगा, कोई रीज़न होगा क्यों हम इतना ज़्यादा जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, है ना, एटलीस्ट एक पैरामीटर है, देयर इज अ रफ पैरामीटर दैट एटलीस्ट 33% ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट, है ना। मिनिमम 33% लैंड फॉरेस्ट का लैंड होना चाहिए, जहाँ पे प्लांटेशन होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए, मिनिमम, है ना। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, यानी 1/3 पार्ट टोटल एरिया का एटलीस्ट फॉरेस्ट होना चाहिए, तभी वो प्लेस मतलब डेवलप्ड रहेगा। ठीक है, बट इंडिया में तो कभी 50% जितना भी लैंड अंडर फॉरेस्ट था। इंडिया इज वन ऑफ द यू कैन से द 7 बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जो 7 सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से एक इंडिया था, अभी भी है। ठीक है, बट जो फॉरेस्ट लैंड है वो बहुत ज़्यादा अभी डिफॉरेस्टेशन हो गया है, तो नंबर अभी 20% से भी नीचे आ चुका है ना। तो इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? सो व्हाट आर द कॉजेज? कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कारण हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? तो ये जो कॉजेज है ना, इनको भी हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो नेचुरल कॉज, जो नेचर की वजह से हो रहा है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी वजह से नहीं हो रहा है ना। तो नेचुरल कॉजेज। सेकंड, मैन मेड कॉजेज, जो हम लोगों की वजह से है। ठीक है, तो नेचुरल कॉजेज, इसका परसेंटेज बहुत कम रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट्स, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई किसी पर्टिकुलर सीजन में,
तो ड्रॉट की सिचुएशन हो गई। अभी ड्रॉट किसी पर्टिकुलर एरिया में हो गया तो वहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो ड्रॉट्स की वजह से, अभी ड्रॉट्स पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज़ अ नेचुरल कॉज। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, समर्स में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है टेम्परेचर, 45 प्लस तक टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। तो उस सिचुएशन में समर में अगर विंड स्पीड ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर डे पे, तो प्लांट्स के बीच में, ब्रांचेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, एंड वी नो दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। और एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हीट है, तो फॉरेस्ट में फायर्स के केसेस हो जाते हैं। ठीक है, आग लग जाती है। अब ये आग विंड की वजह से और ज़्यादा फैलती जाती है ना। फायर नीड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलता है, वो स्प्रेड होता जाता है, अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जंगल जल जाते हैं। ठीक है, तो ड्रॉट्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं, एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। अभी इस पे भी किसी का कंट्रोल नहीं है ना। स्पेशली जब वो एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है ना। मान लो किसी पर्टिकुलर जंगल का एरिया है, वहाँ पे हर्बीवोर्स बहुत ज़्यादा है ना, और उन्होंने किसी ग्रास लैंड पे बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर लिया, तो ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, तो उस लैंड पे प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे इजीली। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है डिफॉरेस्टेशन के लिए, बट नेचुरल कॉजेज ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, है ना। द मेन प्रॉब्लम इज द मैन मेड कॉजेज। हम लोगों की वजह से जंगलों की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्यों पेड़ काट रहे हैं इतना। ठीक है, हम पेड़ काट रहे हैं ताकि हमें वुड मिले, सिंपल सी बात है, और लैंड मिले, है ना। तो पेड़ को काटा है तो पेड़ से लकड़ी मिल रही है, और जिस जगह से उसको काट के हटाया वहाँ लैंड मिल रहा है। तो या तो लैंड के लिए हम उसको काट रहे हैं, या लकड़ी के लिए उसको काट रहे हैं। ठीक है, तो वुड के लिए हम काट रहे हैं, तो वुड के तो हमें एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है फर्नीचर में। ठीक है, देन द सेकेंड यूज इन मेकिंग पेपर्स। ठीक है, और द लिस्ट इज एंडलेस, है ना। सो फॉर द वुड और द टिम्बर यू कैन से, एंड फॉर द लैंड, है ना। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लैंड क्यों चाहिए हमें इतनी ज़्यादा। ठीक है, सो प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट में घुस जाते हैं विलेजर्स, नियर बाय विलेजर्स, एग्रीकल्चर करते हुए, और उस लैंड को क्लियर करके वहाँ पे खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर क्रॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कल्टीवेशन, उसके लिए लैंड चाहिए। ठीक है, या वहाँ पे कोई सिटी बना देना है उनको, छोटा छोटा टाउन बना देना है। ठीक है, सो अर्बनाइजेशन, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं शहरीकरण, शहर बना देना, छोटा टाउन बना देना। ठीक है, अर्बनाइजेशन। सो विलेजेस को हटा के या फॉरेस्ट को हटा के अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया डेवलप कर देना, है ना। या फिर उस एरिया में जाके कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री को सेटअप कर देना, है ना। सो दैट इज नोन एज industrialization. Okay, so these are the main man-made causes for deforestation: procuring land for cultivation, urbanization, industrialization. अभी ये industrialization में ही wood और timber का यूज भी आ जाता है। ठीक है ना, तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में ही बनेंगे प्रोडक्ट्स, है ना, वुड और टिम्बर के। तो ये सारे मैन मेड कॉजेज हैं, है ना। सो मेजर इम्पैक्ट जो है वो मैन मेड कॉजेज की वजह से ही है डिफॉरेस्टेशन में। और जब एक बार डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट होता है तो प्लांट्स और एनिमल्स के भी इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। अब जब आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, प्लांट्स ही नहीं छोड़े, तो एनिमल्स का हैबिटेट कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा,
उनका नंबर कम होने लगेगा। उनका नंबर कम हो जाएगा तो वो एंडेंजर्ड हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, अल्टीमेटली नेचर में इम्बैलेंस आ जाएगा, है ना। सो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना। तो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ एनिमल्स का हंटिंग और पोचिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है ना। तो जानवरों का शिकार किया गया, राजा महाराजाओं के टाइम पे उन लोगों को बहुत शौक होता था, है ना, बहुत ज़्यादा हंटिंग करते थे, तो उनका नंबर भी कम होता गया और नेचर में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। सो अल्टीमेटली सरकार की आँख खुली कि भाई ये तो लैंड बहुत कम हो गया है अभी, है ना, डिफॉरेस्टेशन को रोकना ज़रूरी है। तो और वाइल्ड लाइफ को बचाना भी ज़रूरी है। तो एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लॉन्च किया गया 1972 में इंडिया में, ठीक है। अंडर दिस कंजर्वेशन एक्ट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड फ्यू एरियाज एज द रिजर्व्ड एरियाज और द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, है ना। तो कुछ एरियाज को रिजर्व कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि यहाँ पे किसी भी तरह का ना तो कल्टीवेशन होगा इन पर्टिकुलर एरियाज में, ना अर्बनाइजेशन, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो हंटिंग, नो पोचिंग, ठीक है, और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने दिया जाएगा। ओके, सो अंडर दिस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट गवर्नमेंट ने क्या बनाया, गवर्नमेंट ने रिजर्व्ड एरियाज बनाए, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, है ना। उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। एक बनाई गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ठीक है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये अलग अलग नाम दिए गए बट तीनों का पर्पस ऑलमोस्ट सेम है, वेदर इट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। In these conserved areas or protected areas, hunting or poaching of animals is strictly prohibited, है ना। एनिमल्स को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, वहाँ पे प्लांटेशन नहीं कर सकते हो, ट्रीज को कट नहीं कर सकते हो। फैलिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांटेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हंटिंग भी, पोचिंग भी, है ना। एनिमल्स को नहीं मार सकते, ना ही उनको कैप्चर करके ले जा सकते हो, है ना। इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के अंदर, जिनकी वजह से अभी कुछ एरियाज में, इंडिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारण। तो क्या क्या कारण थे भाई, कॉजेज थे, नेचुरल था और आर्टिफिशियल, और यू कैन से द मैन मेड कॉजेज, नॉट द आर्टिफिशियल बट द मैन मेड कॉजेज, है ना। तो इनकी वजह से, है ना, नेचुरल कॉज में हमने पढ़ा ड्रॉट्स, फॉरेस्ट फायर्स, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। देन इन मैन मेड कॉजेज एंड procuring land for cultivation, urbanization, industrialization, है ना। तो इनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं, उनकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आता है, तो उसे हम बोलते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, है ना। अभी कंसीक्वेंसेस में क्या होगा, देखो, अगर फॉरेस्ट लैंड को,
है ना, प्लांट्स को कट किया गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया, तो सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से कि ये पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्लांट्स हैं, है ना, और ये रूट्स हैं उनकी, और इनको कट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जब इनको कट कर देंगे तो इनकी रूट्स भी कुछ दिन में अपरूट हो जाएंगी, हट जाएंगी वहाँ से, ठीक है। और ये सारा के सारा सॉइल कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, सॉइल इरोजन, ठीक है। बारिश आएगी, पानी तेजी से बहेगा तो ऊपर की टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी, उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। एंड वी नो दैट इन टॉप मोस्ट सॉइल देयर इज मैक्सिमम ह्यूमस, सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, और उस ह्यूमस में ही मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो जब सॉइल इरोजन होगा तो लैंड कैसा हो जाएगा, barren, or you can say the fertility of the land will be decreased, land will become barren, ठीक है। प्लांट्स को कट करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना, and we required oxygen for respiration, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एनवायरनमेंट में क्या बढ़ जाएगा, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लांट्स है ही नहीं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्लांट्स कम हो गए और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, CO2 का यूज़ नहीं होगा तो CO2 बढ़ जाएगी, और ये अच्छी बात नहीं है। लेवल ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो अब ये ग्रीन हाउस किसे बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे बोलते हैं, ये समझो। तो सबसे पहले व्हाट इज अ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इज नॉट अ हाउस विथ अ ग्रीन पेंट, नो, ग्रीन हाउस एक ग्लास का बना हुआ घर होता है ना, मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। तो जितनी भी प्लांट्स नर्सरीज होती हैं ना, वहाँ पे ग्रीन हाउस देखने को मिलेगा आपको, है ना, ग्लास से बना होता है, और इसके अंदर कुछ पौधे लगे होते हैं, प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स रख दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ये ग्लास जो है ना, ग्लास की एक प्रॉपर्टी है कि ये सन रेज को, सनलाइट को ट्रैप करके रखता है, इजीली एस्केप नहीं होने देता, है ना। तो अगर सनलाइट एक बार इस ग्लास रूम के अंदर एंटर हो गई ना, तो वो बहुत जल्दी बाहर नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, इस ग्लास रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर गर्म हो जाएगा। तो ये ग्रीन हाउस जनरली उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिनको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए, है ना। तो उन प्लांट्स को इस ग्लास से बने हाउस में रख देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। सिमिलरली हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसी हैं जो सनलाइट को ट्रैप करके रख लेती हैं, होल्ड करके रख लेती हैं, उनको एटमॉस्फेयर से बाहर एस्केप नहीं होने देती। तो एग्जैक्टली किसकी तरह वर्क कर रही हैं, वो ग्रीन हाउस की तरह वर्क कर रही हैं। तो उन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ये जो मैंने बताया। तो CO2 का अगर एटमॉस्फेयर में ये बढ़ेगी, इट इज नॉट अ गुड थिंग, इट विल ट्रैप द हीट, है ना। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑल दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। अभी तो ये लिस्ट और भी लंबी है।
तो ये सारी गैसेस जितनी कम हो एटमॉस्फेयर में उतना अच्छा है, अदरवाइज इट विल ट्रैप द हीट, है ना, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीमे 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 पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तब इस ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस द एटमोस्फेयर ऑफ अ particular area becomes hot. This is known as greenhouse effect, and ultimately the whole globe, the temperature of the whole globe will become, you can say, will rise, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देख सकते हो पेड़ काटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कितने सारे इश्यूज हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द मदर ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। सॉइल इरोजन हुआ, लैंड बैरन हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, सो अल्टीमेटली ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो वो भी इस लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूं, greenhouse gases will increase, which leads to global warming, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अभी इसकी वजह से क्या होगा, जब रूट्स नहीं रहेंगी तो जब वाटर फ्लो होगा ना, तो वाटर बहुत रुकेगा नहीं, पानी नीचे नहीं जाएगा। एक बार वाटर फ्लो होना स्टार्ट होगा ना तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूट्स नहीं है, और होल्ड नहीं कर पाएगा तो उसका सीपेज जो है ना, सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, है ना, इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, है ना। पेड़ होंगे तो पेड़ के साथ पेड़ की रूट्स होंगी, तो वाटर उस एरिया में होल्ड करेगा, थोड़ा रुकेगा, एकदम से नहीं बहेगा, ठीक है। तो जिससे इनफिल्ट्रेशन की रेट बढ़ेगी, पानी धीमे 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 लैंड के नीचे जाएगा और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, नीचे से पानी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन विल डिक्रीज, अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर लेवल विल डिक्रीज, है ना। तो क्या आएगा, ग्राउंड वाटर लेवल विल डिक्रीज। और क्या होगा, ये पानी जब नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर ही तेजी से फ्लो होगा, तो अल्टीमेटली क्या आएंगे, फ्लड्स, है ना। और क्योंकि यहाँ पे रूट्स नहीं है, सॉइल इरोजन हो चुका है, तो अंदर की जो रॉक्स हैं ग्राउंड के नीचे की, वो सब एक्सपोज्ड हो जाएंगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर इट विल टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो लैंड इतना ज़्यादा बैरन हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, रेगिस्तान बन जाएंगे उधर। सो ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विथ deforestation. So we can say deforestation is the mother of every problem. अगर deforestation हुआ तो इतने सारे consequences हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत important है। ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंसीक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना जरूरी है, डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके लिए हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लॉन्च किया 1972 में, अंडर विच some areas are declared as the protected areas like national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves, ठीक है, जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। ओके, सो
आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट, ये एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट आर द कॉजेज एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एंड दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर, है ना। अभी आने वाले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये सब हैं क्या, नेशनल पार्क, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या हैं, फ्लोरा एंड फौना क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। सो वो बाकी के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ठीक है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हो तो, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।